दूसरी बात, यहाँ मैं अटेंडेंस जो देख रहा हूँ उसमें कोई एक दो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, है ना। सो रेगुलर यदि आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज मैं पहचानने से ही मना कर दूंगा आपको कि भाई ये तो अपनी क्लास में है ही नहीं। इसलिए प्लीज़ बी रेगुलर। मैं यहाँ पर डेली अटेंडेंस ले रहा हूँ और लास्ट में भी अटेंडेंस लेता हूँ। कल दो लोग यहाँ से अपने आप लेफ्ट हो गए थे बिना क्लास कंप्लीट हुए। तो आई हैव ऑलरेडी नोटेड दिस थिंग्स ऑल्सो। यस, now I have to start. Question number 17 here. In the triangle ABC with vertices A, B and C, find the equation and length of the altitude from the vertex A. Means आपको vertex A से यहाँ क्या निकालना है, इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। सो हियर देखिए आप कि मैंने ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया हुआ है, जिसके ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। और ये जो रेड कलर में ए एम ड्रॉ किया, दैट इज एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। सो ए पॉइंट से आपको एल्टीट्यूड ए एम गिवन है, जहां आपको एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है और एम पॉइंट की मतलब ए एम की इक्वेशन भी निकालना है। सो फॉर दैट अपन ने सबसे पहले स्लोप निकाला बीसी का। क्यों निकाला बीसी का स्लोप? बिकॉज बीसी के परपेंडिकुलर ही आपके पास ए एम है। सो बीसी का स्लोप निकाला, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इट विल बिकम 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन माइनस 3। सो इट विल बिकम -1, है ना। तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिखा था मैंने, बट माइनस साइन रहेगा वहां पर। So m1 is -1 and the slope of am that is altitude। तो मान लिया कि वो कितना है, m2। अब यदि दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1। दैट इज m1 into m2 is equal to -1। So m1 is -1, therefore m2 is equal to -1 upon 1, that is +1। तो m2 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। नाउ आपको इक्वेशन ऑफ ए एम निकालना है। ए आपको दे रखा है, एम आपको नहीं पता है, बट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज स्लोप इज गिवन। तो अपने को फॉर्मूला पता है, y minus y1 is equal to m into x minus x1। So here y minus y1 means 3, y2 m that is 1 into x minus x1 that is 2। तो here मैंने इसको सॉल्व किया तो अपने पास आया -x प्लस वाई इक्वल टू 1। दैट इज आपके पास ये इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड आई है। नाउ इक्वेशन ऑफ बीसी तो अपने को पता है क्या, बी पॉइंट और सी पॉइंट। सो बी पॉइंट और सी पॉइंट से यानी दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाले, दैट इज y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो यहाँ मैंने इक्वेशन निकाली, दैट इज y और ये माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू -2 अपॉन 2, दैट इज 1 एंड x minus x1। So here it will become y plus 1 is equal to minus x plus 2। तो x plus y is equal to 3। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आपके पास आया ए एम, दैट इज निकालना है अपने को। तो ए एम इज इक्वल टू क्या होता है, उस ए पॉइंट से इस बी सी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो फॉर दैट मैंने क्या किया यहाँ पर कि x प्लस वाई माइनस 3, यानी इस 3 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आया। इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला ए पॉइंट से। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2,3। तो x की प्लेस पर 2 आया, y की प्लेस पर 3 आया, -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 का स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट भी 1 है, सो 1 का
square. So अपने पास +3 -3 will cancel out and it will remain 2 upon √3. So it will be √2, that is length of altitude. तो आपके पास length of altitude भी आ गई. So please note down. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगेन मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है. तो एलसीएम लिया आपने. एलसीएम लेने के बाद bx + ay = ab एंड माइनस प्लस ab को मैंने ट्रांसफर किया, इट विल बिकम -ab. नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, सो x और y की प्लेस पर अपन 0 0 पुट अप करेंगे. तो b × 0 + a × 0 - ab upon √a² + b². So it will become ab upon √a² + b². Set chapter we have to start. ध्यान रखें, कोर्स काफी कम कर दिया है सीबीएसई ने. सो देखिए आप लोगों के टॉपिक्स बहुत फास्ट रिकवर होते चले जाएंगे. हर टॉपिक में कुछ ना कुछ डिडक्शन है. सो मैक्सिमम टॉपिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे. सो प्लीज बी रेगुलर. देखिए सेट्स के लिए डेफिनेशन दी है. A set is a well-defined collection of objects. Well-defined means what? Well-defined means कि ऐसा आपके पास क्राइटेरिया या कंडीशन है जिसके अंदर अपन डिसाइड कर सके कि वो उस सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है ना. और दूसरी बात ये है कि पर्सन टू पर्सन उसका जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स व्हाट कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेइंग दैट टी सेट, यदि आपने भाई जैसे बोलते हैं ना किचन सेट, टी सेट है ना, लाइक दैट. तो टी सेट की बात करें अपन सिंपली, तो टी सेट के अंदर यदि मान लो मैंने मोबाइल रख दिया, सो मोबाइल विथ टी सेट combinedly will not be known as T set because मोबाइल की डेफिनेशन अलग है, मोबाइल का क्राइटेरिया अलग है ना. और टी सेट में आपके पास आ रहा है कप, प्लेट एंड कैन एंड अदर थिंग्स है ना. सो लाइक दैट ट्रे भी हो सकता है ना. तो हियर टी सेट के अंदर यदि मैंने मोबाइल इंक्लूड कर दिया तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, दैट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज अ टी सेट है ना. टी सेट के अंदर आपने कुछ ऐसा इंक्लूड कर दिया जो उसकी डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, तो इट विल नॉट बी नोन एज टी सेट. मींस I hope you are understanding what is set. For example, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैंने एक सेट के अंदर, सेट यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में ही हर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पर a, e, i, o, u. तो हियर आप देखिए कि ये सारे वेल नोन है आप लोगों के लिए कि दीज आर इंग्लिश अल्फाबेट्स. और इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी आपके पास ये कौन से हैं? वॉवेल्स हैं. तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. यदि आपको बोले कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बोलो तो आप यही पांचों बोलेंगे. कोई ऐसा अदर अल्फाबेट नहीं है जो वॉवेल्स में इंक्लूड होता हो. तो ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज नहीं होगा और इसका डेफिनेशन या क्राइटेरिया जो है वो फिक्स्ड है कि यही वैल्यूज आएगी. So it will be known as set. So here example of set is there. Now next one is representation of a set. तो किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एक तो आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, दैट इज टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं इसको, या रोस्टर फॉर्म. इसमें करते क्या है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में? इन दिस फॉर्म रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. फॉर एग्जाम्पल आपसे यदि बोला जाए कि एक ऐसा सेट लिखो जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स हो, तो आप क्या लिखोगे? जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है a, e, i, o, u. दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि अ सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन वर्ड मैथ्स. मैथ्स कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसके अंदर जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनका सेट बनाना है.
तो देखो M, A, T, H, S लिया मैंने। दैट मीन्स ये सेट हुआ किसका, उन सारे लेटर्स का जो इस मैथ्स वाले लेटर में, मैथ्स वाले वर्ड में आ रहे हैं आपके पास। सो दिस इज नोन एज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेकंड एक और दिया हुआ है, या तो अपन ऐसा लिखे या इसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। दैट मीन्स A, H, M, S, T लिखा हुआ है। तो बोथ आर सेम, बस अल्फाबेट्स आगे पीछे हैं, है ना। तो ये आपके पास हुआ रोस्टर फॉर्म। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, देखिए, इन दिस फॉर्म वी डिस्क्राइब the event elements of the set by using a symbol x। x मतलब जनरल टर्म अपन डिफाइन करेंगे यहाँ पर, which is followed by a semicolon, जिसके बाद में क्या होगा, सेमीकोलन होगा, और उसके बाद अपन वो कंडीशन लिखेंगे या वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे जो सेट को डिफाइन करती है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने फिर से वही लिया, AEIOU। तो इसको यदि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है AEIOUO, तो क्या करूंगा मैं, A इज इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स एनी जनरल टर्म, एक्स की प्लेस पर कुछ भी आ सकता है। तो अब क्या आ सकता है एक्स की प्लेस पर, तो देखो मैंने सेमी कॉलन लगाने के बाद, ये कॉलन लगाने के बाद मैंने लिखा है एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक्स क्या है, वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो जो ऊपर लिखा हुआ मैंने जिसके अंदर एलिमेंट्स डिफाइन किए हुए, और एक नीचे लिखा हुआ जिसके अंदर मैंने कंडीशन लिखी हुई है, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम सेट, बट राइटिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। एक में मैंने टेबुलर फॉर्म लिखा है या जिसको अपन बोले रोस्टर फॉर्म, और सेकंड वाले में मैंने लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से लिखेंगे। नाउ बात आती है टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला लिया हुआ अपन ने एम्प्टी सेट, या इसी को अपन बोलते हैं नल सेट, या इसी को अपन बोलते हैं वॉइड सेट, है ना। वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, तीनों एक ही बात है ना। एम्प्टी सेट से मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट कहलाता है एम्प्टी सेट या नल सेट, या जिसको अपन बोले वॉइड सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन या तो फाई से, है ना, इस तरह से सिंबल है फाई, ग्रीक लेटर, ग्रीक अल्फाबेट्स का लेटर है ना, या फिर इस तरह से खाली करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जीरो भी नहीं लिख सकते, बिकॉज जीरो विल बी वन एलिमेंट ऑफ द सेट। तो जीरो भी नहीं लिखते हैं, दैट इज नोन एज कहना चाहिए कि नल सेट। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके अपने पास, फाई या फिर इस तरह से खाली करली ब्रैकेट। नाउ दूसरा है नॉन एम्प्टी सेट। पहला था अपने पास एम्प्टी सेट, दूसरा था आपके पास नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, फिर हो सकता है 10 हो सकता है इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। तो ऐसे एलिमेंट्स को अपन रिप्रेजेंट करते, ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट, तो एक ऐसा नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगलटन सेट। सो सिंगलटन सेट मतलब क्या, सिंगल से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट कहलाता है सिंगलटन सेट। तो हियर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2। दैट मींस यहाँ पर किसी सेट a के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 2, तो इट इज नोन एज सिंगलटन सेट, है ना। सो फोर्थ वन देखें, इवन यहाँ 0 हो a के अंदर तो भी अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, दैट मींस इट इज अ सिंगलटन सेट। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट में अपन ने लिया हुआ है यहाँ पर a set which contains a definite number of elements। फाइनाइट का मतलब ही आपको समझना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है यहाँ पर, दैट मींस कि number of elements will be fixed and we can count them। so finite number of elements के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है p। p यानी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर 1 3 5 7 9 लाइक दैट इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। वैसे ही अपन ने ऊपर एक सेट लिखा था
ए इज इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, है ना। सो वो भी क्या हो गया, उसके अंदर भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट मींस इट इज अ फाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। सो इनफाइनाइट सेट में आपके पास लिखा हुआ है a set which consists of uncountable number of elements is called infinite set। क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट। या जैसे अपन बोले कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऐसे सेट को अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। सो हियर वी हैव, सपोज यहाँ पर कोई एग्जांपल देना है इनफाइनाइट सेट का, तो क्या दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो ऑल दीज आर इनफाइनाइट numbers, so it will be known as infinite set। now next one is given cardinal number या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या कार्डिनल नंबर का, तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स को काउंट करके अपन बताते हैं कि दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। तो हियर कार्डिनल नंबर अपने पास ये हुआ। नाउ इसको डिनोट करते हैं एन ए से। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको अभी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में ये सारी चीजें यूज होगी भाई, है ना। नेक्स्ट वन आपको दे रखा है इक्वल सेट। सो इक्वल सेट के लिए आपको दे रखा है यहाँ पर two sets A and B are said to be equal sets if they have exactly same elements। यदि दो सेट के अंदर exactly same element लिखे हो तो वो सेट कहलाता है इक्वल सेट्स, है ना। जैसे इसको डिनोट करते हैं A इज इक्वल टू बी, है ना। नाउ अनइक्वल सेट, तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स अलग अलग हो, जैसे ए सेट में अलग है बी सेट में अलग है, देन दे विल बी नोन एज अनइक्वल सेट्स, है ना। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी अपन यहाँ डिनोट करते हैं इसको। तो इस तरह से आपके पास ये सारे पॉइंट्स में। नाउ आप फर्स्ट पॉइंट से नोट करना स्टार्ट करें, तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ आप लोगों की, बिकॉज एक कोई यहाँ से गायब हुआ है अभी। So please note down। यस, किसी ने पूछा है इक्विवेलेंट सेट भी होता है क्या, तो यस होता है भाई। अभी आप थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज पढ़ने को मिलेगी।
पर्व जैन एंड आशय ताम्रकर, ये दोनों यहाँ से गायब हैं। यस, आशय तो सर है। मैं तो हूँ यहाँ पे। यस, आशय हैं। पर्व जैन यहाँ से गायब हो गया है, तो एब्सेंट लगा रहा हूँ बेटा मैं इसकी। यस, टाइम काफी कम बचा है। सो ये वाला पोर्शन में आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर आज शाम तक में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से नोट कर लेंगे। देन अपन कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एंड फिर उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे अपन कंसेप्ट समझते जाएंगे। तो अब आप चाहे तो क्लास लीव कर सकते हैं। ये मैं गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग।